नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, लेकिन इसकी जो दास्तान है या इसका जो आउटकम है वो बहुत पुराना नहीं है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और ज़िला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 8 मई 2014 को भोपाल के एक इलाका है लाल घाटी। लाल घाटी इलाके में बहुत ढेर सारे मैरिज लॉन्स हैं, बहुत ढेर सारे शादी घर, बारात घर, जो भी आप कह लें। तो इन शादी घरों में उस दिन लगन जिसको कहते हैं, शादी का मुहूर्त बहुत ज़्यादा था। और पूरी लाल घाटी इलाके में शादी, बैंड बाजा, बारात, गाड़ियाँ, चहल पहल, नाच गाना, ये सब बहुत पूरी सड़कें भरी हुई, जगह जगह से बारातें चल के और निश्चित अपने बारात घर या मैरिज लॉन में पहुंच रही थी। वहीं पर एक मशहूर और बड़ा मैरिज गार्डन है, सुंदरवन कोहिनूर मैरिज गार्डन। तारीख मैंने बताई 8 मई 2014। वहाँ पर हमीदिया हॉस्पिटल भी, जो लोग भोपाल को जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध हॉस्पिटल है हमीदिया हॉस्पिटल। हमीदिया हॉस्पिटल के दो डॉक्टर, डॉक्टर जयश्री नामदेव और डॉक्टर रोहित नामदेव। जयश्री नामदेव पेडिटिशियन थी और रोहित नामदेव नामी सर्जन थे। ये दोनों यंग थे और पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके मतलब एमबीबीएस इंटर्न सब कुछ करने के बाद ये हमीदिया हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। दोनों के परिवार शादी के लिए अच्छा वर या अच्छा वधू ढूंढ रहे थे और दोनों परिवार ने राजी सहमति से ये शादी तय कर दी। 8 मई को रात करीब 11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास वरमाला हुई। और मैंने बताया कि हमीदिया हॉस्पिटल का लगभग सारा स्टाफ मौजूद था। शहर के मुअज्जिज़ लोग मौजूद थे, शहर के बड़े डॉक्टर्स मौजूद थे और जो धूमधाम शादी में होनी चाहिए उस मैरिज लॉन में भी वही धूमधाम दिखाई दे रही थी। 11 बजे के आसपास ये दूल्हा दुल्हन वरमाला पहनने के बाद फ़ोटो सेशन होता है। आप जानते हैं, दोनों एक ऊंचे स्टेज पर लगे हुए खूबसूरत सोफ़े पर दूल्हा दुल्हन बैठते हैं और पहले दुल्हन के परिवार के या दूल्हा के परिवार के, जैसे जहाँ का रिवाज है, वो उसके मिलने जुलने वाले नात हित रिश्तेदार वो आते हैं स्टेज पर, उसको आशीर्वाद देते हैं और जो शगुन का लिफाफा और जो सामान है वो सब दिया करते हैं। खैर, ये अपनी गति से ये काम चल रहा था। 11 बज गए थे और आदमी सोचता है कि खाना वाना खा के फ़ोटो सेशन करा के, ताकि फ़ोटो खींची रहे और ये सनद रहे कि हाँ हम इस शादी में आए थे, और तभी जाए। खाना खाने के बाद भी लोग इंतज़ार करते हैं कि फ़ोटो ज़रूर हो जाए हमारी, ताकि कल के एल्बम में जब कभी शादी का एल्बम बने तो ये किसी को शिकायत न हो या ये कोई कहने लायक न रहे कि आप नहीं आए थे। लिहाजा धीरे धीरे करके लोग वहाँ पर स्टेज पर जा रहे थे। दोस्तों की भीड़ दोनों की, चूँकि दोनों के साथ दोनों मेडिकल के स्टूडेंट रहे, दोनों डॉक्टर हैं, तो दोनों के दोस्त जो उसी प्रोफेशन में हैं वो भी बड़ी संख्या में स्टेज पर मौजूद थे। हंसी ठहाका और ये सब बिल्कुल चल रहा था। इसी बीच में एक व्यक्ति स्टेज पर बाकी लोगों के साथ आशीर्वाद देने के लिए चढ़ा। वो जब वीडियो उसकी सब आगे पीछे करके देखी जाने लगी तो देखा कि उसके चेहरे पर तनाव था, गुस्सा था और वो सामान्य बिहेव नहीं कर रहा था, जुनून सा था। वो धीरे धीरे स्टेज पर बढ़ा और उसने स्टेज पर चढ़ते ही, इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अपनी कमर में रखी देसी रिवाल्वर निकाली और दुल्हन को गोली मार दी। गोली डॉक्टर जयश्री की गर्दन पर लगी और वो वहीं पर लुढ़कने लगी। बाकी किसी के कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन डॉक्टर ने, यानी जो रोहित नामदेव थे,
जिनसे उसकी शादी हुई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने उस रिवॉल्वर या उस कट्टे वाले हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि दूसरी गोली वो उसने डॉक्टर के ऊपर उसने एम किया था। हाथ पकड़ लिया, उसका डायरेक्शन घूम गया, और डायरेक्शन घूमते ही वो उसके डॉक्टर के एक दोस्त के पैरों में जाकर लग गई। चूंकि डॉक्टर ने यानी दूल्हे ने उसे पकड़ लिया था, और बाकी जो जानने वाले थे, पहले तो 1 मिनट के लिए सन्नाटा हो गया। खून से लथपथ शादी के जोड़े में डॉक्टर जयश्री वहीं पर लुढ़क गई। उसको फौरन डॉक्टर ने जब उसका हाथ पकड़ा, और लोगों ने, फिर और लोग आ गए, हाथ पकड़ के उसके हाथ से वो रिवॉल्वर, देशी रिवॉल्वर कट्टा जिसे हम लोग की तरफ कहते हैं, वो छीन लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारते मारते उसको अधमरा कर दिया। डॉक्टर रोहित उसे फौरन डॉक्टर रोहित इसके पहले उसे इस अस्पताल ले जाने की कोशिश करते। वो एम्बुलेंस किसी ने बुला ली और उसे फ़ौरन हमीदिया हॉस्पिटल ही ले जाया गया, क्योंकि ये अंदाज़ा था कि ये वहीं डॉक्टर है तो उसके साथ के लोग वहाँ तैनात होंगे, इसका अच्छा इलाज हो जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते जयश्री की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को तुरंत खबर हुई, पुलिस मौके पर आई, और जिस आदमी ने गोली मारी थी उसको पीटते पीटते भीड़ ने लहूलुहान कर दिया था, वो बेहोश ज़मीन पर पड़ा था। पुलिस ने सबको अलग किया और उसको उठाया। उठाने पर पुलिस को ये एहसास हुआ कि अभी इसमें जान है, ये अभी भी जिंदा है। खैर, उसे फ़ौरन हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन पुलिस वालों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर इसे हमीदिया में ले जाएंगे, हालांकि नज़दीक भी वही था, बड़ा हॉस्पिटल भी वही था, कि अगर हमीदिया ले गए तो ये दोनों डॉक्टर दंपत्ति जिनकी आज शादी हो रही थी, दोनों हमीदिया से संबंधित हैं, तो फिर इसे वो वहाँ पर न कोई इलाज मिलेगा और लोग चाहेंगे कि ये मर जाए। खैर, पुलिस उस गिरफ्तार आदमी का इलाज उस दूसरे हॉस्पिटल में कराने लगी, और यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। एक तो डॉक्टर कम्युनिटी की बात, दूसरे बड़े हॉस्पिटल की बात, तीसरे लड़का लड़की यानी दंपत्ति दोनों डॉक्टर, चौथे शहर के सारे मशहूर और नामी गिरामी डॉक्टर इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। कोहे फिजा थाना में अज्ञात युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू हुई, क्योंकि तब तक वो बोलने के काबिल नहीं रह गया था कि वो अपना नाम भी बता पाता। जो जो उसका दोस्त था, जिसे रोहित का यानी दूल्हे का दोस्त था जिसकी जांघ में गोली लगी थी, उसका बयान सबसे पहले लिया गया, और उसने कहा कि कचरू नाम था उसका। तो कचरू ने बताया कि मैं अपने दोस्त रोहित की शादी में स्टेज पर ही खड़ा था, अचानक गोली की आवाज़ आई और मैंने देखा कि दुल्हन नीचे गिर गई। भीड़ बहुत थी, इसलिए मैं गोली चलाने वाले को नहीं देख पाया। लोग किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक गोली मेरी बाईं जांघ में लगी और मैं गिर गया। पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पता चला कि वारदात वाले दिन युवक ने अपने एक दोस्त से बाइक उधार ली थी, क्योंकि बाइक जब पकड़ी गई तो पता लगा ये फला दोस्त की है। वो उसी बाइक से सागर से भोपाल आया था। बाइक मैरिज गार्डन के परिसर में ही खड़ी मिली। उसने एक दलाल कुलदीप से 17,000 रुपये में एक देशी रिवॉल्वर भी खरीदी थी। नाम भी पता लग गया, सब पता लग गया, नाम उसका अनुराग था। लेकिन जैसे ही होश में आया, वो पुलिस ने कहा कि इससे हमें कुछ बातचीत करनी है। होश में आते ही पहला सवाल उसने आसपास के डॉक्टरों से पूछा कि जयश्री ठीक है कि नहीं। उसके चेहरे पर कोई बहुत ऐसे प्रायश्चित के या कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, उसकी आंखें पहले की तरह लाल थी, और उसके बाद जब उसने बोलना शुरू किया तो पुलिस भी सन्न रह गई। उसने कहा कि जैसे ही मैंने ये देखा कि जयश्री ने रोहित के गले में वरमाला डाली, उसी पल मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वो मेरी थी
और अब किसी और की होने जा रही थी। मैं अपना आपा खो बैठा। मेरी आंखों के सामने धुंधला हो गया। मुझे बस इतना याद है कि मैंने रिवॉल्वर निकाली और उसका ट्रिगर दबा दिया। फिर लोगों ने पूछा फिर आगे का क्या था, तो उसने कहा आगे मैं खुद को गोली मारने वाला था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। लोग मुझ पर टूट पड़े। अगर 2 सेकंड और मिल गए होते तो आज मैं भी जिंदा न होता। ये बयान उसने पुलिस के सामने दिया। उसके इस बयान से पुलिस और परिवार दोनों हैरान थे कि इतना खौफनाक अपराध करने वाला युवक, जो एक दुल्हन को सबके सामने गोली मार देता है, अब खुद को एक पीड़ित की तरह पेश कर रहा था। फिर अचानक बातचीत करते समय अनुराग ने फिर पूछा कि जयश्री ठीक तो है ना? पिता बोले फिर पिता से पूछा गया कि आप जानते थे इसे जिसने गोली मारी है? उसने कहा कि हाँ, मैं इसको जानता हूँ। बहरहाल सब चीज़ें शीशे की तरह साफ हो गईं। उसकी दीवानगी, उसकी जिद और उसका एक तरफा जुनून, उसने एक मासूम की ज़िंदगी निगल ली थी। जांच के अंतिम चरण में पुलिस ने जयश्री के पिता नामदेव से यही पूछा, क्या आप युवक को पहचानते हैं जिसने आपकी बेटी पर गोली चलाई? युवक ने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल पहचानता हूँ और अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उसने उन्होंने बताया कि ये मेरी छोटी बहन अंगूरी बाई का बेटा है, यानी मेरा सगा भांजा है। भांजा यानी भगीना, जिसे उत्तर भारत के ढेर सारे हिस्सों में कहा जाता है। फिर अनुराग से पूछा गया तो उसने कहा मैंने जुर्म किया है, मुझे फांसी होनी चाहिए। उसने जो पूरी कहानी सुनाई, जब पुलिस ने डिटेल जानना चाहा कि आखिर ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, कहाँ तक पहुँचा, कैसे इस अंजाम तक पहुँचा, कैसे तुमने इतनी हिम्मत दिखाई कि अपनी बहन को तुमने गोली मार दी जो दुल्हन के जोड़े में थी और जो डॉक्टर थी, तो उसने जो दास्तां बताई वो एक खूनी जुनून की तरह भयावह थी। वो बार बार कहता था कि मैं उसे बहुत चाहता था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था। शादी वो मैं सिर्फ उसी से करता, मैं किसी और से शादी नहीं करता, इस तरह की बात। इतना प्यार कि मैं उसके लिए पागल हो गया था। मैं उसे अपने जीते जी किसी दूसरे की जागीर बनते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये उसका कन्फेशन था, जो केस डायरी में जो मुलजिम का बयान 161 CRPC में लिखा जाता है, ये सब उसने उसमें लिखा था। फिर पुलिस ने पूछा उससे कि तुमको पता है कि इसका क्या अंजाम है? उसने कहा बिल्कुल पता है, सबसे ज़्यादा यही कि फांसी हो जाएगी। मुझे फांसी मंजूर है, कम से कम एक बार में ही मौत आ जाएगी। और वो किसी और की हो जाती, अगर डॉक्टर जयश्री किसी और की हो जाती तो मुझे रोज रोज मरना पड़ता। अब आप देखिए, लड़की के सगे मामा का लड़का, लड़के के सगी बुआ की लड़की, कहाँ गए ये समाज के रिश्ते, ये समझ पाना बड़ा कठिन हो गया। डॉक्टर जयश्री के पिता घनश्याम ने पुलिस को जो बताया उससे सारी बातें साफ हो गईं। उन्होंने बताया कि बेटी को मारने वाले लड़के का पूरा नाम अनुराग नामदेव है। उन्होंने बताया कि उसकी सगी बहन अंगूरी बाई का बेटा है। जयश्री उसे राखी बांधती थी। भाई मेरी फुफेरी भाई बहन हुए तो राखी बांधती थी और उसे वो भाई की तरह मानती थी। घनश्याम ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर अनुराग को शादी का निमंत्रण नहीं भेजा था, क्योंकि वो उसकी फितरत से वाकिफ़ हो गया था। शादी के तुरंत बाद उसका जो कन्वर्सेशन था, उससे हम लोगों को लगा कि इसे शादी में न बुलाना ही ठीक होगा। घनश्याम ने बताया कि उसकी छोटी बहन, घनश्याम यानी जयश्री के पिता, उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बहन अंगूरी बाई की शादी सागर ज़िले में हुई थी। कुछ साल पहले उसके पति की कैंसर से मौत हो गई थी। यानी घनश्याम ने बताया कि हमारी बहनोई की। अंगूरी बाई के 2 बेटे थे, अनुराग और अंबर। परिवार का गुजारा कपड़ों के पुश्तैनी व्यापार से चलता था, जिसे अंगूरी बाई का देवर संभालता था।
बहन और भांजों की आर्थिक स्थिति को लेकर घनश्याम हमेशा चिंतित रहते थे और समय समय पर उनकी मदद भी करते थे। ममेरी बहन के लिए जब इसका जुनून पनपने लगा तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सगी बहन का लड़का था, बहनोई की डेथ हो गई थी और उसके पिता की डेथ की वजह से उसके प्रति पूरे परिवार को बहुत ही गहरी सहानुभूति थी। पढ़ाई के दरमियान एक बार जब अनुराग गंभीर रूप से बीमार पड़ा था तो मामा घनश्याम ने उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती करा के इलाज का सारा खर्च भी उठाया था। इस बीच में वो जब पिता का देहांत हुआ और थोड़ा आर्थिक स्थिति में कमजोरी आने लगी तो अनुराग मामा के घर आ गया, यानी घनश्याम के घर आ गया, यानी डॉक्टर जयश्री के घर आ गया और घर पर रहते रहते ही अपनी ही ममेरी बहन जयश्री के लिए उसके मन में हवस और जुनून पनपने लगा। वो एक तरफा प्यार करने लगा और ये प्यार भाई बहन के पवित्र रिश्तों की सीमाओं से बाहर हो गया, सीमाएं लांघ दी उसने। इस बीच में वो पढ़ाई भी करता था और कोचिंग जाया करता था और पढ़ाई पूरी करने और कोचिंग के बाद उसका चयन एक बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर हो गया और उसे सागर में पोस्टिंग मिल गई। सागर जाने के बाद भी उसके दिलो दिमाग में जयश्री ही जयश्री घूम रही थी, जैसा उसने अपने बयान में बताया। वो प्यार से जयश्री को जया कहता था, लेकिन ये पुकार भाई वाली पुकार नहीं थी। ये पुकार एक पागल आशिक की पुकार थी। आशिकों के दर्द भरे गाने वो सुनता था जब सागर चला गया। और अपने स्तर पर जयश्री ने भी अनुराग को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। जब भी मौका मिलता था वो अपने प्यार का हवाला देकर जयश्री से शादी करने की जिद करता था। जब अनुराग का दबाव बढ़ने लगा तो जयश्री ने एक दिन परेशान होकर अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया कि वो उसके साथ कैसी हरकतें करता है। ये हकीकत जानकर पिता घनश्याम और माँ लक्ष्मी दोनों सन्न रह गए कि मेरा सगा भांजा मेरे घर में ही ये सब क्या कर रहा है। उन्होंने बेटी को समझदारी से काम लेने की सलाह दी और इस परेशानी का हल निकालने का भरोसा भी दिया। मामला करीबी रिश्तेदारी का था, इसलिए घनश्याम ने बदनामी के डर से पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया, बल्कि अपनी बहन अंगूरी बाई से बात की। बड़े भाई के उपकारों और एहसानों के तले दबी अंगूरी बाई ने भाई को भरोसा दिलाया कि वो अनुराग को समझाएगी। माँ के समझाने पर अनुराग कुछ समय के लिए तो माना, लेकिन वो सिर्फ उसका दिखावा था कि चूंकि माँ ने कहा है तो माँ को ये न लगे कि हमारी बात बिल्कुल नहीं मान रहा है। तो कुछ समय तक तो वो माना, लेकिन उसके दिमाग में जयश्री का ख्याल नहीं गया। वो आशिकों के जो दर्द भरे गाने हैं वो सुनने लगा, शेर व शायरी करने लगा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि अपने बीमार दिल का इलाज ढूंढने लगा, लेकिन उसका जुनून और बढ़ता गया। दूसरी तरफ हमीदिया अस्पताल में ये दोनों लोग काम करते थे और 3 फरवरी को 2014 को इन दोनों की सगाई हो गई, जयश्री और रोहित की। लेकिन घनश्याम ने इसकी भनक अनुराग को नहीं लगने दी कि इनकी सगाई हो चुकी है। सगाई के 2 दिन बाद 5 फरवरी को डॉक्टर रोहित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सगाई की तस्वीरें पोस्ट कर दी। जैसे ही अनुराग ने जयश्री को किसी और के साथ देखा, वो आग बबूला हो बैठा। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। उसने तुरंत मामा घनश्याम और जयश्री को फ़ोन करके शादी करने की अपनी बेहूदी ख्वाहिश फिर से जाहिर कर दी और न मानने पर उसे देख लेने की धमकी भी दी। अनुराग ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख देख के उसका पागलपन बढ़ रहा था। घनश्याम को डर था कि अनुराग शादी में कोई बखेड़ा न कर दे, इसलिए उसने उसको निमंत्रण भी नहीं दिया। उसे ये बार बार बात कचोट रही थी कि जिस भांजे को उसने बेटे की तरह पाला वो आस्तीन का सांप निकलेगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने भतीजे शैलेंद्र नामदेव से इस बारे में सलाह की।
शैलेंद्र ने फ़ोन पर अनुराग को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनुराग ने उसे एक धमकी भरा लंबा मैसेज भेज दिया और उसमें लिखा था कि तू अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रख, तू अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रख, उन्हें भी बहुत जीना है। ये मैसेज सुनकर घनश्याम का भतीजा सकते में आ गया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया, 8 मई 2014। घनश्याम ने सारी सावधानी रखी, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। अनुराग बिना बुलाए शादी में पहुंचा और मौका पाकर उसने इस खूनी वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस की विवेचना पूरी हुई और कोर्ट में चालान पेश किया गया। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। केस की सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, अनुराग अपने आरोपों से अपने जो बयानों से पलट गया। वो बयान जो उसने पुलिस के सामने दिए थे, वो सब उसने कहा कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। उसने कोई गोली नहीं चलाई। वो जैसे ही शादी में पहुंचा, गेट पर ही उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई। बचने के लिए अनुराग की तरफ से बहुत तर्क दिए गए, लेकिन शादी में उस फोटो सेशन के समय जो फ़ोटो और वीडियो बनाई गई थी, उसने सारी कहानी बयां कर दी। चश्मदीद गवाहों के बयान और फोटो और वीडियो के ठोस सबूतों के आगे उसकी एक नहीं चली और भोपाल जिला कोर्ट ने 11 फरवरी 2015 को आरोपी अनुराग को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। अनुराग जेल में अपनी सज़ा काट रहा था। मैंने आपको बताया कि 2014 की बात थी। 15 में उसको सज़ा सुना दी गई और फिर वो 14 से लेके 19 तक जेल में रहा। फिर वो 4 साल बाद 2019 में पेरोल पर बाहर आया। 12 जून 2019 की शाम 5 बजे उसे वापस सेंट्रल जेल जाना था, क्योंकि पेरोल की अवधि समाप्त हो रही थी। लेकिन उस सुबह सागर ने अपने घर में अपनी ही तौलिए से फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। एक तरफा प्यार के इस पागलपन में दो परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। अकेली लड़की थी डॉक्टर जयश्री। एक तो वो परिवार एकदम तबाह हो गया और दूसरा इसका परिवार जो ममेरा भाई था अनुराग, इसका भी परिवार तबाह हो गया। और इन दोनों परिवारों के बीच ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर ऐसी दाग वाली कहानी इसने लगा दी कि ये स्याह रंग पवित्र रिश्तों का हमेशा याद किया जाएगा। आज की घटना भाई बहन के रिश्तों को तार तार करने वाली घटना है। अपने मामा पर आश्रित अनुराग मामा के घर पर ही रहकर उनके ही पालन पोषण में आगे बढ़ा, पर अपनी सगी ममेरी बहन पर उसी के घर में बुरी नज़र रखने लगा। घर में रहते रहते उसकी नज़र खराब हुई। जब वो बैंक में प्रोबेशनरी अफसर होकर सागर चला गया, तब भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था। अब चूंकि घर का भांजा था, इसलिए लोग उसको घर में रहने से रोक नहीं पा रहे थे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं बहुत सी घटनाओं में बता चुका हूँ कि भांजा यानी भगिना ऐसा पवित्र रिश्ता होता है कि मामा चाहे जितना बड़ा हो उम्र में, लेकिन भांजे के पैर छूता है। मामी चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन भांजे के पैर छूता है। भांजा जब, एक तो वो मैंने आपको बताया था कि भांजे को कभी मारा पीटा नहीं जाता। कहा यह जाता है कि अगर किसी ने भांजे को एक थप्पड़ भी मार दिया तो बुढ़ापे में उसके हाथ हमेशा के लिए कांपते हैं। ऐसी कहावत है, ऐसी सदियों से एक बात कहते लोग चले आ रहे हैं कि भांजे की इतनी रिस्पेक्ट होती है। इतना रिश्तों में सबसे पवित्र रिश्ता मामा भांजे का ही रहता है। लेकिन इस भांजे ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। यही नहीं, जब शादी की बात पता चली तो सीधे मामा से ही फ़ोन पर बात की। भांजे ने सगाई की जो तस्वीरें डॉक्टर रोहित ने पोस्ट की थीं, उसको देखकर इतना पागल हो गया कि उसने सीधे मामा से बात की
और ये कहा कि ये शादी रोक दीजिए, शादी जयश्री से सिर्फ मैं करूँगा और आप करवाएंगे। ये सुनते ही आप किसी भी बेटी का बाप होगा, रिश्ते में वो चाहे जो हो, लेकिन उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और ऐसा ही हुआ। और ये बात सुनकर पहले उन्होंने समझाने की कोशिश की अपने भांजे को, और तमाम रिश्तेदारों से उसको समझाया, रिश्तेदारों के का सहारा लेकर उसको समझाया, लेकिन एक तरफा प्यार और जुनून ने उसे अंधा बना दिया और उसकी आपराधिक मानसिकता उभर कर सामने आ गई, सबके सामने आ गई। हाँ, एक गलती जरूर जयश्री के परिवार वालों से या उनके फादर घनश्याम से हुई कि जब ये सबको पता था कि अनुराग हर हाल में जयश्री से शादी करना चाहता है और अनुराग से छिपाकर ये शादी की जा रही थी, तो घर के जो यंग लड़के होते हैं, घर नाथ हित के, जो शादी में शामिल होने के लिए आते हैं, उनको लोग सहेज देते हैं कि जरा बाहर, पंडाल के बाहर रहना, कुर्सी पर बैठना और ये देखना कि फला आदमी भीतर न घुसने पाए, क्योंकि सबको आशंका रहती है कि ये आएगा तो गड़बड़ करेगा। अभी भी गांव देश में अगर किसी की शादी, दो तरह की बातें होती हैं, या तो किसी से शादी हुई या तय हुई या शादी होने की जिद थी लेकिन वो शादी नहीं की गई, परिवार के दबाव में या समाज के दबाव में नहीं की गई और शादी कहीं और तय कर दी गई। तो ये हमेशा आशंका बनी रहती है कि जिससे इसकी शादी तय हो रही थी या जिससे ये शादी करना चाहती थी या जो लड़का इससे शादी करना चाहता था, ये उस शादी में खलल पैदा कर सकता है। तो शादी वाले दिन जो घर के और रिश्तेदारों के थोड़े उद्दंड लड़के होते हैं, 4 से 10, उनको इसी काम पर लगा दिया जाता है कि इसको देखे रहना, ये भीतर घुसने ना पाए, आएगा तो कुछ न कुछ बवाल करेगा। और अगर मान लिया वो दिखाई पड़ा तो वहीं बाहर ही बाहर वो लड़के, अब शादी है, भीड़ है, और फिर उसको अच्छी तरह से निपट भी लेते हैं, उसे कभी भीतर नहीं जाने देते हैं। यहाँ ये गलती जरूर हुई कि सबको पता था कि जब अनुराग ने अपने मामा से सीधे फ़ोन पर कहा कि शादी ये कैंसिल कर दीजिए, शादी मुझसे होनी है, इसकी इस तरह की बातें की, तो ये बात सबको समझ लेनी चाहिए थी। इतनी भीड़ थी, नात रिश्तेदारों की भीड़ थी, नए लड़कों को अगर ये काम बता दीजिए तो वो बिल्कुल एकदम इसी फिराक में बैठे रहते हैं कि कब आए वो और कब हम अपना हाथ साफ करें उस पर। ये बात किसी को बताई नहीं गई। 2 कारण हो सकते हैं, या तो डॉक्टर साहब के घर वालों को ये लगता हो कि चलो ये बात परिवार में ही सीमित है, बाहर के लोगों को न पता लगे, किसी और रिश्तेदार को न पता लगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा उतना ही शादी के समय दिक्कत होगी, कौन कहाँ जिक्र कर दे इसका कोई भरोसा नहीं। एक तो इस वजह से भी हो सकता है ये बात छिपाई गई और उसको रोकने का कोई प्रयास लड़की वालों की तरफ से नहीं किया गया। दूसरी बात ये हो सकती है कि उनको ये लगा हो कि चलो लड़की की शादी तय हो गई, वो कहीं बाहरी आदमी नहीं है, भांजा ही है, इतना तो जानता ही है कि अगर शादी में कुछ खलल करेगा तो लोग उसी को दोषी बनाएंगे। जो भी उनके दिमाग में हो, बहरहाल ये लापरवाही जरूर हुई। इसकी सावधानी रखी जानी चाहिए थी कि वो शादी के पंडाल के भीतर ही ना आता। न सिर्फ वो भीतर आया, वो स्टेज पर भी चढ़ा, सारे रिश्तेदारों ने देखा, जयश्री के पिता भी उस समय मौजूद थे स्टेज पर, उन्होंने भी देखा कि वो चल के आ रहा है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। और शायद इसी गलती की वजह से, इस छोटी सी बात की वजह से जरा सी सावधानी हटी और ये बड़ी दुर्घटना घट गई। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।